नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के शैक्षिक क्षेत्र में सुधार के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए 6 पोर्टलों का विधिवत शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें संबंधित विभाग के पदाधिकारी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। इसके बाद उपस्थित अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए इन 6 पोर्टलों के बारे में वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई, जिसमें इनकी कार्यप्रणाली और विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा और तकनीकी विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार ने लॉन्च किए गए इन पोर्टलों के कार्य प्रणाली और प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि इन पोर्टलों से झारखंड के शैक्षिक संस्थानों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और इनका इस्तेमाल विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सहायक सिद्ध होगा। ई गवर्नेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हम लगातार प्रयासरत हैं ताकि झारखंड के सभी शैक्षिक संस्थाओं में इन पोर्टलों को आसानी से अपनाया जा सके और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। राज्य के उच्च शिक्षा एवं पर्यटन सह खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इन पोर्टलों को यूजर फ्रेंडली तरीके से डिजाइन किया गया है और झारखंड सरकार शैक्षिक सुविधाओं के बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रही है। झारखंड सरकार राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विकास एवं इसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन जिन पोर्टल्स का आज ऑनरेबल सीएम के तरफ से लॉन्च किया गया, ये झारखंड के बहुतेरी विधाओं को पेपरलेस मोड में ले जाना चाहते हैं, डिजिटाइजेशन में ले जाना चाहते हैं। इस बात के लिए ले जाना चाहते हैं कि आवेदनों की लंबी परिपाटी परंपरा और धूल फाकने के लंबे इतिहास से निकलकर पोर्टल में किसके लॉगिन में कौन सा आवेदन पड़ा है, ये अगर सबको प्रदर्शित होता रहेगा तो आवेदन करने वाले को भी जानकारी होगी। हायरार्की में जिनके पास वो आवेदन इनके लॉगिन में पोर्टल है, उनके ऊपर भी दबाव होगा और जो ऊपर में बैठे हुए हमारे पदाधिकारी हैं वह भी इस बात को देखेंगे और मैं भी विभागीय मंत्री के तौर पर देखूंगा कि किसी के पे फिक्सेशन के मामले अगर लंबित है तो क्यों लंबित है। किसी निजी विश्वविद्यालय जो हमारे राज्य की शिक्षा की बेहतरी की दिशा में कुछ करना चाहता है, अगर उसके मसले लंबित हैं तो क्यों लंबित हैं। तो हम लोगों ने एक नए कदम की शुरुआत की है। सीएससी का हमें सहयोग मिला है, मैं हृदय तल से उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मैं निश्चित रूप से यह भरोसा करता हूँ कि चूंकि सीएससी हमारे नॉलेज पार्टनर के तौर पर इस पोर्टल के डिज़ाइन, इस पोर्टल के संचालन में साथी हैं, सहयोगी हैं, तो यह एक यूज़र फ्रेंडली पोर्टल होगा। संजय साहब से मैं मुखातिब था, संजय साहब से मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस पोर्टल का डिज़ाइन के पार्टनर आप रहे, तो ये जो पोर्टल डिज़ाइन हुआ है ये यूज़र फ्रेंडली हो, लोगों को एक क्लिक में चीज़ों की जानकारी मिल सके, बहुत उलझाव की स्थिति ना हो। और कहीं ना कहीं मेरा आग्रह यही होगा कि ग्रीवांस रिड्रेसल की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यदि पोर्टल में जाकर किसी को किसी नॉलेज या किसी साइट तक पहुंचने में इशू आ रहा है तो वो ग्रीवांस अपना जनरेट करे और हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल उसको ये मदद करे कि पोर्टल के फलाने पोर्शन में जाकर आप अपने ग्रीवांस का रिड्रेसल कर सकते हैं। सरायकेला जिले के आदित्यपुर 2 स्थित बाबा आश्रम निवासी पशुपति सिंह ने ब्राइटेक इंजीनियरिंग कंपनी में साझेदारी के नाम पर 17 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी से लिखित शिकायत की है। पशुपति सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि प्रदीप विजय श्रीवास्तव, रजनीश झा और मिथिलेश सिंह ने उन्हें कंपनी में पार्टनर बनाने का वादा किया था और इसके बदले 17 लाख रुपए लिए थे। उनका कहना था कि प्लांट और मशीनरी स्थापित कर कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन जब उन्होंने कंपनी की कानूनी स्थिति की जांच की तो पता चला कि आयडा ने इस प्लॉट को रद्द कर दिया है। जब उन्होंने अपनी राशि वापस मांगी तो आरोपियों ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद पशुपति सिंह ने सीजेएम सरायकेला में शिकायत वाद
दर्ज कराई, लेकिन आरोपियों ने अदालत से नोटिस मिलने के बावजूद शिकायतकर्ता का ताला हटा दिया और उसकी मशीनरी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्हें 5 फरवरी 2025 को तालेबंदी की जानकारी मिली, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे अब शिकायत दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है और इस मामले में एसडीएम से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। लाख रुपया जो है एक कंपनी के नाम पर मिथिलेश सिंह और प्रदीप विजय श्रीवास्तव दीपक परिया वैरायटी का मालिक का लड़का रजनीश झा के द्वारा सहयोग के माध्यम से और सुविधा के माध्यम से हमसे फैक्ट्री का पार्टनर बनाने के नाम से 17 लाख रुपया का लेने के बाद में उसका पेपर वर्क करने से रिफ्यूज कर दिया गया। उसके बाद पैसा देने के लिए भी कोई मन सहमति नहीं बना। हम 2 महीना और लोग के बाद पैसा देने के बाद दौड़ते दौड़ते जब कोई ये नहीं हुआ तब हम न्यायालय के समक्ष अपना ये रखने के बाद में फिर वो हमारा वो प्लॉट पे जा कर के ताला मार दिया। उससे अब प्लॉट के अंदर हमको जाने के लिए भी असुविधा हो गया। वहीं जमशेदपुर के खासमहल चौक से गोविंदपुर फाटक तक सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत 9 सितंबर 2024 को की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से ये कार्य बीच में ही रुक गया। मंगलवार को स्थानीय जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने इस मुद्दे को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और उनका ध्यान आकर्षित कराया। ज्ञापन में बताया गया है कि इस सड़क के निर्माण का शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन कार्य कुछ दिनों बाद बंद हो गया और आज तक फिर से शुरू नहीं हुआ। ये सड़क परसूडी और टाटानगर स्टेशन को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही दुर्घटनाओं की भी संभावना बनी हुई रहती है। जिला परिषद ने उपायुक्त से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस सड़क निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ कराया जाए, ताकि आम जनता को आवागमन में कोई समस्या ना हो। ये कार्य पूरा होने से न केवल सड़क की स्थिति बेहतर होगी, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि इस मार्ग पर सड़क निर्माण की जल्द शुरुआत से स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी और सड़क के निर्माण से होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। आज हम लोग परसूडी खासमहल चौक से लेकर आपका गोविंदपुर फाटक तक जो सड़क निर्माण का टेंडर हो चुका था, तकरीबन 7-8 महीना पहले और 6 महीना पहले इसका शिलान्यास भी हो चुका था और कार्य भी प्रारंभ हो चुका था, लेकिन ठेकेदार और प्रशासन के कुछ कारण आज इस सड़क को फिर से बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोगों को निराशा बहुत हो रही है और काफ़ी दुर्घटनाएं घटती है उस सड़क पे। काफ़ी लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोग आबादी उस क्षेत्र में रहते हैं। आए दिन दुर्घटना घटती रहती है। तो हम लोग जिला परिषद श्रीमती पूर्णिमा मलिक जी के नेतृत्व में एक मांग पत्र दिए, उपायुक्त महोदय से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर कार्य प्रारंभ हो जाएगी और वहाँ के लोगों को सुचारू रूप से आवागमन में दिक्कत नहीं होगी। अपना परिचय दीजिए। मानिक मल्लिक सेवा इलाक संस्था के अध्यक्ष। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में डाक विभाग द्वारा 2 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी जंपेक्स 2025 का आयोजन 22 और 23 फरवरी 2025 को किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विभाग ने इस प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी। विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि इस प्रदर्शनी में जिले भर के डाक टिकट संग्रहता अपने दुर्लभ और मूल्यवान डाक टिकटों का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें थीमैटिक, फिलेटलिक और रेयर टिकट शामिल होंगे। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य डाक टिकट संग्रह के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संग्रहकर्ताओं को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपने संग्रह को प्रदर्शित कर सके और अन्य संग्रहताओं और दर्शकों से जुड़ सके। प्रदर्शनी के दौरान डाक टिकट संग्रह से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें डाक टिकट डिजाइन, क्विज, पत्र लेखन प्रतियोगिता और विशेषज्ञों द्वारा फिलेटली पर व्याख्यान शामिल है। ये प्रदर्शनी न केवल डाक टिकट संग्रहताओं के लिए एक अद्वितीय अवसर है, बल्कि डाक विभाग की समृद्ध इतिहास और विरासत को उजागर करने का भी शानदार मंच है। आयोजकों का मानना है कि ये प्रदर्शनी सभी के लिए प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद साबित होगा और इवन बड़ों के लिए भी एक अनोखा अवसर होगा करने का।
आज सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माइक में बहुत अच्छा रहता है। ब्रीफ का जो मुख्य उद्देश्य है, हम लोग 22 और 23 तारीख को जिला स्तरीय फिलाटेलिक एक्टिविशन करने जा रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि फिलाटेली का जो प्रचार प्रसार है और लोगों में डाक विभाग के प्रति जागरूकता है, इसको बढ़ाना है। और इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। बेसिकली उद्देश्य है कि बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। आज के समय में बच्चे जाता है कि किंग ऑफ हॉबीज है फिलाटेली, तो उससे उनको जोड़ने का प्रयास है। इसमें जो फिलाटेली से संबंधित है, जो इतिहास है हमारा, इवन विश्व का जो इतिहास है वो फिलाटेली के माध्यम से दिखाया जाएगा। और जो हमारे समाज की जो मान्यताएं हैं वो भी उसमें परिलक्षित होंगी। जो हमारे फिलाटेलिस्ट हैं हमारे साथ हाफिजुद्दीन जी हैं, मैडम हैं और तिवारी जी हैं। ये लोग फिलाटेली के जुड़े रहे हैं सालों से, तो ये आपको फिलाटेली के बारे में विस्तार से बताएंगे कि हम एग्जीबिशन में क्या क्या करने जा रहे हैं। आपके जो इससे संबंध में जो भी आपके प्रश्न होंगे वो आप पूछ सकते हैं। जो आपको एक पैम्पलेट दिया गया उसमें डिटेल है उस जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है 22 और 23 तारीख को, इसके संबंध में उसमें बताया भी गया। ठीक है, संपर्क किया है और उनको आमंत्रण भी दिया है। जो हमारे विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं हैं, जैसे कि डाक टिकट डिजाइनिंग का कंपटीशन है, लेटर राइटिंग कंपटीशन है और फिलाटेली से रिलेटेड क्विज कंपटीशन होगा। बच्चों के लिए हम खासकर रख रहे हैं, तो उनका भी योगदान बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो उनको हमने स्कूलों को अप्रोच किया है कि उनका भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो इसमें। कोचिंग होने 22 और 23 तारीख। रांची से झारखंड मंत्रालय के सभागार में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। ये अभ्यर्थी नगर सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सफल हुए हैं। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नगर विकास एवं आवास विभाग के 289 पदों पर नियुक्ति दी गई है। इन पदों में राजस्व निरीक्षक, विधि सहायक, सैनिटरी सुपरवाइजर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, गार्डन अधीक्षक और वेटरिनरी ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। ये सभी नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थी राज्य के नगर परिषद, नगर निगम और नगर पंचायत में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया। गार्डन अधीक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई, रांची जिला से आप हैं। आगे आएंगे अनुज कुजूर, गुमला। राज्य सरकार की ओर से नवनियुक्त 289 जो हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं, आप सबों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और मन में ये विश्वास रखते हैं कि आप अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से यह नियुक्ति प्राप्त कर जो सफलता हासिल की है, आगे भी आप और कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा हम सबों को विश्वास है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि यह आपकी शुरुआत है, अंत नहीं। एक संकल्प लेने की आवश्यकता है और ये बात सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में, प्रणाली के किसी भी मार्ग में यदि आपके पास निष्ठा हो, ईमानदारी हो, कर्तव्य के प्रति आप समर्पित हों, तो निश्चित जान लीजिए कि मंजिल आपकी कदम को चूमेगी।
राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट के द्वारा परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने राज्य की जलवायु चुनौतियों से निपटने की तैयारी पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में बच्चे और किशोर भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में सिनी की राज्य प्रमुख तन्वी ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामुदायिक पहलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने में युवाओं की भूमिका अहम है और उन्हें इसके प्रभाव को समझने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए पृथ्वी को रहने योग्य छोड़ें। झारखंड के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि राज्य के 10 जिले जलवायु परिवर्तन के उच्च जोखिम में हैं, जबकि 14 जिले मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों में आते हैं। इसके अतिरिक्त साहिबगंज और पाकुड़ भारत के शीर्ष 50 सर्वाधिक जलवायु जोखिम वाले जिलों में शामिल हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया था, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ पर हम 2 एजेंडा है हमारा। चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट का 51 इयर्स कंप्लीट हुआ है और क्लाइमेट चेंज और उसका कैसे प्रभाव अलग अलग मुद्दों पे पड़ रहा है, वो केवल पोल्यूशन से लिंक्ड नहीं है, इसमें चाइल्ड राइट्स का भी हनन हो रहा है और कैसे समुदाय स्तर पर, स्पेशली जो झारखंड का आदिवासी समुदाय है, वो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है और कैसे उस पर काम किया जा सकता है, उस पर चर्चा हुई। और हमारे बीच सेक्रेटरी सचिव क्लाइमेट थे और उन्होंने भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही कि कैसे एनजीओज़ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही हमारे बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से डॉक्टर कमलेश आए थे, जो हेल्थ विभाग में क्लाइमेट के नोडल भी हैं, और बहुत सारे CSOs और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से रंजन जी भी आए थे, प्लान से अनूप गुरु। तो जो चर्चा हुई वो ज़्यादातर क्लाइमेट और कैसे सिनी का 51 इयर्स ऑफ जर्नी अब आगे बढ़ रहा है और क्लाइमेट के मुद्दों को अपने काम में जोड़ रहा है। देखिए, जो सिनी का जो कार्यक्रम आपने जैसे देखा होगा, एम्पावरिंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स फॉर क्लाइमेट रेसिलियंस, ये हमारा जो आज जो भी बदलाव, जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, हमारा हर आदमी का लाइफ में इसका रियल इम्पैक्ट हम लोग देखने को मिल रहा है। जैसा जितना जो गर्मी बढ़ते जा रहा है, रेनफॉल कम होते जा रहा है, हमारा लैंड बर्बाद होते जा रहा है, इसलिए जो क्लाइमेट का जो चेंजेस, क्लाइमेट का जो चेंजेस, जो परिवर्तन जो हो रहा है, जो हमारा हर आदमी का लाइफ में बदलाव कर रहा है, ये हमारा समाज के लिए, हमारा पर्यावरण के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। तो इसमें जागरूक करना, लोगों को एम्पावर करने का जो मिशन है, उसमें सिनी अपना प्रयास कर रहा है और उसी के साथ साथ सभी को इस प्रयास में शामिल होने की जरूरत। जमशेदपुर पुलिस ने महिलाओं से छिनतई करने वाले बाइकर्स गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से महिलाओं से छीने गई कई सामान बरामद हुए हैं। ये दोनों बदमाश एक ही दिन में 2 अलग अलग स्थानों पर छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने के बाद पकड़े गए। सोमवार शाम को बिष्टुपुर के किनन स्टेडियम के पास एक महिला से मोबाइल और पर्स की छिनतई की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के निर्देश पर CCR DSP के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस ने मरीन ड्राइव के पास 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा और जांच करने पर उनके पास से महिलाओं के 2 पर्स और मोबाइल बरामद किए गए। पूछताछ में इन दोनों ने बिष्टुपुर और बर्मा माइंस में छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में उल्लीडी निवासी अरशलान अंसारी और मानगो आजाद बस्ती का मोहम्मद नावेद शामिल है। सिटी एसपी कुमार शुभाशीष ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त अरशलान अंसारी का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है और वह पहले भी कई अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से छीने गए सामान बरामद किए हैं, जिसमें एक काले रंग का बैग, मोबाइल, आधार कार्ड, बैंक का डेबिट कार्ड और अन्य सामान शामिल है। कल शाम हमें सूचना मिली कि कीनन स्टेडियम के पास एक महिला का पर्स और मोबाइल को छीन के
2 युवकों द्वारा भाग लिया गया, छिनतई की घटना की गई थी। तो इसके बेसिस पे हमने डीएसपी सीसीआर के अंडर एक टीम बनाई इसके उद्भेदन के लिए और लड़कों को पकड़ने के लिए। उस बाद हमने कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ किया और टेक्निकल इंटेलिजेंस का यूज़ किया, जिसके बेसिस पे मरीन ड्राइव के पास हमें 2 लड़के मिले जो स्कूटी पे खड़े थे और थोड़े संदिग्ध अवस्था में थे। उनको हमने पकड़ा, उसको डिटेन किया, पूछताछ की और उनकी जब जांच की गई तो उनके पास से 2 मोबाइल ऐसा है जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था और उनके पास 2 पर्स भी हमें मिला उनके स्कूटी के पास। तो उसके बाद और पूछताछ करने पे हमें पता चला कि 1 मोबाइल और 1 पर्स तो इस घटना जो बिष्टुपुर में हुआ था उसका था और कल शाम में ही बर्मा माइंस में भी एक छिनतई की घटना हुई थी, एक महिला से छिनतई की गई थी तो उसमें भी उन्होंने ये किया था। तो एक बार में ये निकले थे और 2 घटनाओं के इंजाम को ये घटित किए थे, जिसका जमशेदपुर पुलिस ने विदिन 3 आवर्स उन दोनों को पकड़ा। जितने भी सामान चोरी की गई थी उसको हमने रिकवर की है और अभी मैंने सुसंगत धाराओं के अंदर जेल भेजा। इधर झारखंड पुलिस मुख्यालय में सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस एवं रेलवे अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, रेलवे सुरक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसमें कुल 11 बिंदुओं पर कड़ाई से अनुपालन का निर्देश दिया गया। बैठक के बाद अपर पुलिस महानिदेशक संजय आनंद राव लाटकर ने बताया कि आने वाले 8 दिनों में प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए कई नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और उनका यात्रा अनुभव सुरक्षित और सहज रहे। ये कदम यात्रियों की बढ़ती संख्या और आगामी आयोजनों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटनाओं से बचा जा सके और यात्रा के दौरान शांति बनी रहे। रेल जिलों के एसपी, संबंधित जिला के एसपी, उपायुक्त तथा आरपीएफ के पदाधिकारी के साथ आज एक बैठक की गई और कुंभ मेला के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों से जो यात्री जा रहे हैं उनका आवागमन कैसे सुचारू रूप से हो जाए, इसके लिए समुचित ढंग से सभी विंग्स को मिलकर अच्छे प्रयास करने चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए निर्देशों को दोहराया गया है। एक दूसरे से किस प्रकार की आवश्यकता है यह भी साझा जानकारी की गई और उसके अनुरूप योजना बनाकर आने वाले अभी 8 दिनों के दौरान कहीं पर किसी प्रकार की घटना ना हो, किसी प्रकार की कोई आवागमन में असुविधा ना हो, यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए समुचित तैयारी करने को निर्देश दिए। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 16वें इंडियन इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का सोमवार को समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा उपस्थित थे। उन्होंने फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को मेले के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि किसी भी राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य का अंदाजा वहां होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों से लगाया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि मेले में लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए और 35 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक गतिविधियां हुई, जो इस मेले की सफलता को प्रमाणित करती हैं। इस मौके पर FJCCI के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने बताया कि इस मेले में 8 देशों और 15 राज्यों के उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें कुल 370 स्टॉल लगाए गए थे। उन्होंने राज्य सरकार को अच्छी भागीदारी की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार से आश्वासन मिला है कि अगले मेगा ट्रेड फेयर में सरकार की ओर से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। राज्य के स्वास्थ्य की अगर जानकारी लेनी हो तो उस राज्य में आयोजित होने वाले व्यवसायिक गतिविधियों से ही ली जा सकती है। आज गुजरात की चर्चा हर जगह क्यों होती है? क्योंकि पूरे गुजरात में विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक गतिविधियों की जिस प्रकार से आयोजन पिछले लंबे वर्षों से होता आ रहा है, आज गुजरात झारखंड का एक बड़ा विकसित है। तो इस प्रकार का परिवेश झारखंड में निर्मित हो, उसमें झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेगा ट्रेड फेयर आयोजित करने का जो एक प्रयास रहा है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। और जिस प्रकार से ये आयोजन हर साल झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसके लोग करते हैं,
ये अपने आप में एक मिसाल है और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी तैयार करता है कि झारखंड में इस तरह के बड़े आयोजन किए जा सकते हैं। और 5 लाख ज़्यादा लोगों से यहाँ आना और लोगों का आना इस मेला में और 35 करोड़ से ज़्यादा का एक बिजनेस टर्नओवर होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि आयोजन कितना सफल रहा है। 10 दिन का हमारा मेला का समापन है। ये 7 तारीख को चालू हुआ था और 10 दिन का था। 17 तारीख को इसका क्लोजिंग है। और इस पूरे मेले में उद्घाटन से लेकर अभी तक हमारे झारखंड राज्य के करीब 7-8 मंत्री आ गए, सेंट्रल मिनिस्टर आ गए और जितने हमारे राज्यसभा सांसद हैं, महुआ मांझी जी, प्रदीप वर्मा जी, सब लोग आए। और ये इस बार काफ़ी अच्छा रहा और इस बार हम लोगों ने मेले को बड़ा भी किया है काफ़ी। 8 राज्यों से 8 राज्यों से देश से लोग आए, 15 राज्य से यहाँ पे लोग आए। और ये हर साल हम लगाते हैं, पिछले 14 साल से लगा रहे हैं। अगले साल हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी बड़ा लगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी बात हुई है। कल जैसे हमारी कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, इन लोगों ने ये लोग आए थे, शिल्पी नेहा तिर्की जी, दीपिका सिंह पांडे जी। इनका कहना था कि हम लोग भी नेक्स्ट ईयर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उम्मीद है कि अगले साल गवर्नमेंट की तरफ से हमें 60 स्टॉल के आसपास मिलेंगे। 20 है, अगले साल 60 स्टॉल का हम लोगों ने किया है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वर्तमान में झारखंड के अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। 18 फरवरी को राज्य के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में हल्के बादल आने की संभावना है, जिससे मौसम में कुछ ठंडक महसूस हो सकती है। 19 फरवरी को कोल्हान क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात की स्थिति बन सकती है, जिससे मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके बाद 20 फरवरी को बारिश का दायरा बढ़ते हुए झारखंड के मध्य क्षेत्रों जैसे रांची, बोकारो और रामगढ़ तक पहुंचने की संभावना है। 21 फरवरी को राज्य के पूर्वी भाग में ड्राई थंडर की संभावना जताई गई है, जबकि 22 फरवरी को झारखंड के पूर्वी और मध्य भाग में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव हो सकता है। और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि मौसम के उतार चढ़ाव के कारण नागरिकों को और आज 17 तारीख में जो अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ है वो 36.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला खरसावां में सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ है। और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ है वो 10.9 डिग्री सेल्सियस हजारीबाग की बरही में रिकॉर्ड हुआ है। मुख्य शहरों के आज के अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ उसके बारे में बात करें तो रांची में 30.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 34.6 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 34.2 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 32.1 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 34.8 डिग्री सेल्सियस मुख्यतः रिकॉर्ड किया गया है। और अब बात करें आने वाले दिनों में कैसा होगा मौसम, तो आज 17 तारीख है और कल 18 में हम लोग देखेंगे कि झारखंड के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं वहाँ पे कुछ हल्के बादल आने लगेंगे। और 19 तारीखों में जो कोल्हान का इलाका है वहाँ पे कुछ हल्के बारिश के साथ में गर्जन वज्रपात की स्थिति देखने को मिलेगी। अगर 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख में ये जो गर्जन वज्रपात के साथ जो हल्की बारिश है वो अपना दायरा बढ़ाते हुए मध्य के इलाकों में भी थोड़ा सा पहुँचते हुए दिखेगी, जिसमें रांची समेत बोकारो, रामगढ़ के इलाके हैं वहाँ तक भी इसके जद में आते हुए दिखेंगे। 21 तारीख में उतना ज़्यादा बारिश की स्थिति नहीं है, बट कुछ ड्राई ठंडर आपका पूर्वी भाग में होने को हो सकता है। और 22 तारीख में अगर बात करेंगे तो पूर्वी के साथ में जो मध्य भाग है वो भी ससेप्टेबल है लाइट टू मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का। तो आने वाले दिनों में जो मौसम का जो चेंज है उसको देखते हुए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वार्निंग है और उससे लोग थोड़े से सचेत रहें। गर्जन वज्रपात की स्थिति में आप पेड़ के नीचे ना रहें, ऊंची इमारतें, ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे जाने से बचें। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उस समय में गर्जन वज्रपात की स्थिति में ना यूज करें। और अगर बाहर में हैं तो आप सुरक्षित स्थान पर शरण ले सकते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक अगर आप फॉलो कीजिएगा तो गर्जन वज्रपात की स्थिति से आप निपट पाएंगे। बारिश की स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं है, मोस्टली लाइट ही रेनफॉल है, बट कुछ जगहों पे हो सकता है कि हल्का मॉडरेट रेनफॉल हो। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की जो बारिश होती है वो पूरे जिला में एक साथ नहीं होती है, हो सकता है जिला के कुछ हिस्सों में आपको बारिश होती हुई दिखे, कुछ हिस्सों में ना भी होते हुए दिखे। तो थोड़ा सा मौसम परिवर्तित हो रहा है। अब हम लोग प्री मानसून में आ रहे हैं और गर्जन वज्रपात जैसी स्थिति हम लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। धन्यवाद।
इधर झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में अवैध अफीम की खेती को रोकने के लिए पुलिस ने एक अनोखी मुहिम छेड़ रखी है। पुलिस के निरंतर जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर अब ग्रामीण खुद ही अपने अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर रहे हैं। सरायकेला पुलिस ने सिर्फ सख्ती से ही नहीं बल्कि जागरूकता और प्रेरणा के जरिए भी इस अवैध खेती के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। इस अभियान के तहत ग्रामीणों को दलहन तिलहन के बीज वितरित किए जा रहे हैं ताकि वे वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ सके। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के बीच चॉकलेट का वितरण किया जा रहा है जिनके रैपर पर अफीम की खेती के दुष्परिणाम और इसके कानूनी नतीजों की जानकारी दी गई है। गाँव-गाँव जाकर जागरूकता बैठक आयोजित की जा रही है जहाँ पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों को समझा रहे हैं कि ये न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि जमीन की उर्वरता को भी नष्ट करता है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने जानकारी दी कि पिछले 2 महीनों में जिले भर में 583 एकड़ अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। दलभंगा, ओपी, खरसावां, कुचाई, चौका, ईचागढ़ और कांडरा थाना क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई जारी है। जिला पुलिस ने अब तक अवैध खेती में संलिप्त 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा कि अवैध अफीम की खेती कानूनन अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई खुद अपनी फसल नष्ट करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई से राहत मिल सकती है। पुलिस का ये मानवीय और जागरूकता पर आधारित दृष्टिकोण अब नशा मुक्त समाज की दिशा में एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा है। 117 एकड़ अफीम की खेती का विनष्टीकरण कर चुके हैं और अरेस्ट भी करना पड़ेगा। खरसावां पुलिस द्वारा अफीम की अवैध खेती के विनष्टीकरण और इस विनष्टीकरण हेतु ग्रामीणों का सहयोग चाहने के लिए बराबर विगत 2-3 माह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और जागरूकता अभियान के साथ साथ विगत 1-1.5 महीने से जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं इसके, चाहे वो दलभंगा ओपी हो, कुचाई थाना हो, खरसावां थाना हो, कांडरा थाना हो, ईचागढ़ थाना हो, पुलिस के द्वारा निरंतर विनष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसमें अब तक पूरे जिले में करीब 515 एकड़ अफीम की अवैध खेती का विनष्टीकरण किया गया है। उसमें कुछ थाना में जो जागरूकता अभियान था उससे प्रभावित होकर ग्रामीणों द्वारा भी बड़ी संख्या में विनष्टीकरण का कार्य किया गया है। दलभंगा ओपी अंतर्गत भी दलभंगा ओपी अंतर्गत जितने भी वहाँ के मान की मुंडा हैं, आम प्रधान हैं, उनके साथ एक बैठक भी किया गया था। उसमें करीब 250 लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। उसके बाद से ओपी क्षेत्र अंतर्गत भी काफ़ी हद तक ग्रामीणों द्वारा स्वयं आगे आके भी विनष्टीकरण का कार्य किया गया है, जो सराहनीय है। सरायकेला पुलिस आपके माध्यम से अभी भी इसमें संलिप्त जो भी लोग हैं उनसे अपील करती है कि विनष्टीकरण जो भी खेती अभी बची है उसको स्वयं से विनष्टीकरण कर लें। अगर पुलिस के द्वारा विनष्टीकरण किया जाएगा तो प्राथमिकी दर्ज करते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और इस पोस्ता खेती को लेकर के 39 मौजे यानी कि 40 मौजे के सभी मुंडा मनकी प्लस जितना भी गांव के ग्रामीण और बुद्धिजीवी हैं, हम लोग ओपी परिसर में हम लोग यही विचार निर्णय किए हैं कि ताकि हम लोग का पोस्ता खेती पर सुधार लाएंगे और पोस्ता खेती पर रोक लगने का, और हम लोग का विचार विमर्श करके हम लोग पोस्ता खेती पर निर्णय लिया कि हम लोग 15 से 20 दिन के अंदर समूचे जितना भी कोई पोस्ता खेती किए तो अपने नष्ट करेगा और नष्ट करके आगे हम लोग किसी प्रकार का इस प्रकार का खेती कोई नहीं करने का हम लोग निर्णय लिए। और सब विभाग से भी एक निर्देश है ताकि हम लोग एक दूसरे के एक तालमेल और सबके साथ कदम से कदम बढ़ने के और रहने का लायक हो। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित हाता रामगढ़ आश्रम में आयोजित 5 दिवसीय विष्णु महायज्ञ मंगलवार को संपन्न हुआ। इस दौरान 24 प्रहर हरिनाम संकीर्तन हुआ जिसमें आसपास के दर्जनों गांव के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और अखंड नाम संकीर्तन तथा यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने।
यज्ञ में उपस्थित दिलीप पांडा और अन्य पंडितों ने बताया कि इस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में उत्पन्न होने वाला धुआं पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। उन्होंने ये भी कहा कि यज्ञ के धुएं से बारिश की संभावना बढ़ती है और फसलों में वृद्धि होती है। पंडितों का मानना है कि इस प्रकार के आयोजन से महामारी का भी नाश होता है। यज्ञ अनुष्ठान के दौरान रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, शिव महापुराण आदि भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया। इस अवसर पर भगवान के विभिन्न रूपों की मूर्तियां का निर्माण किया गया, जिनका दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं ने अपने आप को धन्य महसूस किया। इस आयोजन में सभी श्रद्धालु भक्ति भाव से शामिल हुए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।